जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को क्योंकि ऐसे बहुत सारे और भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स बने हैं, जैसे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। तो ये आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। अब ये दो जो हैं उस टाइम के वाइसरॉय थे, मॉन्टेग्यू एंड चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे, क्योंकि उन्हीं दोनों को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का काम दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, तो इन्हीं के नाम से रिपोर्ट बनी थी, इसीलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। सेल्फ रूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन एजेंडा था सेल्फ रूल। इंडियंस कह रहे थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। हम सबको पता है कि जब इंडिपेंडेंस की हम डिमांड कर रहे थे तो उसमें सबसे ज़्यादा, चाहे नेहरू जी हो चाहे गांधी हो, सब ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो सेल्फ रूल का मोटिव था इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का भी कि भाई हमें सेल्फ रूल दो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हद कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। एक तो हमारी कंट्री में आके हमारे ऊपर ही कॉलोनियल पावर इस्टेब्लिश कर ली थी। हमारी कंट्री में उनका दबदबा चल रहा था, इंडियंस की कोई वैल्यू नहीं थी, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में हमारी कोई इज्जत नहीं थी, कहीं भी हमारे जो इंडियंस पीपल थे उनको हाईएस्ट पोस्ट नहीं थी। इवन यूपीएससी एग्ज़ाम्स जो उस टाइम पे आईएएस आईपीएस बनने के लिए होते तो उसमें भी इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे। बहुत मुश्किल से हमें मौका मिला था कि हम वैसे एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं और एक हाई ऑफिशियल पावर गेन कर सकते हैं। मतलब इंडियंस को जितना ज़्यादा हो सकता था ब्रिटिश कॉलोनियल पावर दबाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो आसानी से इंडिया में रूल कर सके और हम लोग आवाज़ ना उठा सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 सेल्फ रूल की डिमांड करता है। इंडियन नेशनलिज्म अब राइज, अब लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए थे कि नहीं, हमें समझना होगा कि हमारी कंट्री है और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट होगी तो ही इंडियन लोगों की परेशानी को दूर करेगी, उनके मुद्दों को सुनेगी या फिर उस पर काम करेगी। ये ब्रिटिश जो है हमारी सुनेंगे नहीं और हमारे लिए कुछ भी बेहतर नहीं करेंगे, उल्टा हमारे लिए गलत ही करेंगे। तो ये अब लोगों को समझ में आ रहा था, नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा, राष्ट्रवाद बढ़ रहा था यहाँ पे। पावर जो है अब इंडियंस को शिफ्ट होने लगी थी धीरे धीरे। क्यों? नेशनलिज्म बढ़ रहा था, लोग समझ रहे थे अपनी ज़रूरतों को, अपने पावर्स को, अपने राइट्स को। तो यहाँ पे पावर जो है कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे लोग इंडियंस पीपल डिमांड कर रहे थे तो पावर इंडियंस के पास आ रही थी। तो ये सब जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 की ही देन थी, जहाँ पे लोग अब अपने आप को समझ रहे थे, जो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे वो सब फीलिंग्स चेंज हुई, अपने राइट्स को समझ रहे थे, अपने पावर्स को समझ रहे थे, अपने हक को समझ रहे थे। तो इससे कहीं ना कहीं इंडियंस जो है उनको भी ऑफिस में अपॉइंट करे जाना लगा और वो लोग इंडिया की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे ताकि ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाला जा सके। MCR, ये क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। MCR मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो इस रिफॉर्म में क्या किया गया कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नेंस को चेंज करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि एक तो इंडिया भारतीयों का देश और यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट आके उसने हमें हर एक ऑफिस से निकाल दिया है। हर हाई ऑफिसेज में ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो कि हमारे मुद्दों को नहीं सुनती या इग्नोर कर देती है। हमारे लिए कुछ भी वेलफेयर स्कीम नहीं है, उल्टा हमसे ही ज़रूरत से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू टैक्सेस लेती है और हमारे लिए अलग नियम कानून है, ब्रिटिश के लिए अलग है, मतलब हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो इसमें डिमांड किया गया कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नेंस को अब चेंज करने की ज़रूरत है, जहाँ पे इंडियंस को अपॉइंट करने की ज़रूरत है ऑफिस में जो कि इंडियंस के लिए मुद्दे उठाएंगे, उनके सपोर्ट के लिए बोलेंगे या उनकी बेहतरी के लिए बोलेंगे। रिपोर्ट जो थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसमें एडविन मॉन्टेग्यू जो कि उस टाइम पे सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ये याद रखना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, हर एग्ज़ाम्स में आता ही है। एडविन मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे एंड जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे। किस टाइम पे? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 बन रहा था। इसका मतलब 1919 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एडविन मॉन्टेग्यू एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इन्हीं के नाम से मॉन्टेग्यू, एडविन मॉन्टेग्यू का मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का चेम्सफोर्ड लेके, क्योंकि ये दोनों ही काम कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 पे, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म नाम पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। ओके, इसके अलावा
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ड्यूअल गवर्नेंस स्ट्रक्चर इंडिया के अंदर डेवलप्ड होता है। इसको डायरार्की भी बोलते हैं। दो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जब एक साथ काम करेगा तो डायरार्की, जैसे दो लेजिस्लेचर बना तो उसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर कह दे रहे हैं, तो ड्यूल गवर्नेंस को डायरार्की कहा जाता है। ठीक है, तो ड्यूल गवर्नेंस स्ट्रक्चर डेवलप हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पे इंडियन का कंट्रोल था ज़्यादातर। अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, सिर्फ इसी पे इंडियंस को कंट्रोल दिया हुआ था, मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, जैसे लॉज, फाइनेंस, ये सब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में नहीं आते थे, तो ये सब इंडियंस को दे दिया। मतलब हम पागल बना रहे थे कि भाई हाँ लो तुम्हें ऑफिस में हम ले आए, लेकिन एक्चुअली में इंडियंस को जो मेन जहाँ पे पावर मिलनी चाहिए थी वहाँ पे ब्रिटिशर्स नहीं दे रहे थे। जैसे ब्रिटिश जो है इनका पावर फाइनेंस, लॉ, इन्फोर्समेंट, मेन चीज़ों पे ब्रिटिश का ही अभी भी कंट्रोल है, और हमें छोटे मोटे जगहों पे ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिया जा रहा था। सेंट्रल लेवल पे वाइसरॉय, डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी, ये सब ब्रिटिश के अंडर ही आ रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 प्रोविंस को ज़्यादा ऑटोनॉमी देती थी। प्रोविंस छोटे छोटे रीजन्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी देती थी, ना कि सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, लेजिस्लेचर में क्या चेंजेस आए? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 70% इलेक्टेड मेंबर होते थे इसके अंदर। डायरार्की 8 प्रोविंसेस में उस टाइम पे इस्टेब्लिश थी। याद रखिएगा, 2 गवर्नमेंट उस टाइम पे 8 प्रोविंसेस ऑफ इंडिया में इस्टेब्लिश थी। असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस, यूपी, बॉम्बे, मद्रास एंड पंजाब। इन जगहों पे, इन 8 स्टेट्स में, इन 8 प्रोविंसेस में, स्टेट तो अब जाने लगा है, उस टाइम पे प्रोविंसेस थे, तो उस टाइम पे इन्हीं जगहों पे, इन प्रोविंसेस के अंदर क्या थी? डायरार्की, ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम था। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन प्रपोज लेजिस्लेशन पर गवर्नर अप्रूव। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर लेजिस्लेशन को किया जा रहा था, लेकिन उसके लिए गवर्नर का अप्रूवल ज़रूरी होता था। ठीक है, और बजट वगैरह जो है रिजेक्ट हो गया था। एग्जीक्यूटिव लेवल पे अगर बात करें तो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट्स में बांटा गया था। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, ये सब इंडियन गवर्नमेंट को दिया गया। रिजर्व सब्जेक्ट जैसे फाइनेंस, लॉ एंड लैंड रेवेन्यू, लॉ इन्फोर्समेंट, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया गया। और गवर्नर जनरल जो है उनका सिर्फ कंट्रोल रिजर्व सब्जेक्ट्स पे होता था। याद रखिएगा, गवर्नर जनरल का कंट्रोल सिर्फ रिजर्व सब्जेक्ट्स पे होता था, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स पे नहीं। और जो लोकल गवर्नमेंट है वो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स में आती थी, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा जानते हैं तो गांधी जी जो थे वो लोकल गवर्नमेंट को या पुरानी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, राइट। जैसे विलेज पंचायत वगैरह, ये सब गांधी जी इन सब चीज़ों को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, तो इसीलिए ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में लोकल गवर्नमेंट को डाला गया। ब्रिटिशर्स इस टाइप की गवर्नेंस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, उनका नहीं मानना था कि ये सही टाइप ऑफ गवर्नेंस है। इसके अलावा 10 ईयर रिव्यू के बाद कैसे पता चलता है? 10 ईयर रिव्यू फॉर्मेशन। साइमन कमीशन बनी। साइमन कमीशन क्या थी? 1927 में इस्टेब्लिश किया गया था। सर जॉन साइमन के अंदर इसको बनाया गया था। सर जॉन साइमन इसके हेड थे साइमन कमीशन के। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, अब कहीं ना कहीं साइमन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे थे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 ने क्रिटिसाइज़ किया साइमन कमीशन को। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी इंडियंस शामिल नहीं किया गया था। तो ऑब्वियस सी बात थी कि क्रिटिसाइज़ होगा ही, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सेल्फ रूल की, हम लोग बात किसी कर रहे हैं सेल्फ रूल पे, लेकिन यहाँ पे तो अभी हमें कमीशंस वगैरह में भी शामिल नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पे इंडियंस नहीं थे, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्रिटिसाइज़ कर रहा था साइमन कमीशन को भी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनता है, जिसमें इंडियंस को इंक्लूड किया जाता है और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है। सेंट्रल लेवल पे 1918 में कांग्रेस के लीडर तिलक और एनी बेसेंट ने कंडेम कर दिया था किसको? आर्य को, राइट। प्रोग्रेसिव था पर ज़्यादा नहीं था प्रोग्रेसिव। इसके अलावा कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का अगर ये सारे आप कह सकते हैं आउटकम था या फीचर्स थे जिसमें सेल्फ रूल की डिमांड कर रहे थे, या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है इसमें ब्रिटिश से इंडियन गवर्नेंस में कन्वर्ट करने की बात कर रहे थे, या ड्यूल गवर्नेंस स्ट्रक्चर बना, या लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में कहीं ना कहीं इंडियंस को थोड़ा बहुत शामिल किया जाने लगा, और कुछ प्रोविंसेस जो है जहाँ पे डायरार्की इस्टेब्लिश की गई, साइमन कमीशन को अपोज किया यहाँ पे हम लोगों ने,
तो इसके अलावा कुछ ड्रॉबैक्स भी थे इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के, जैसे लिमिटेड फ्रेंचाइजीज के अंदर हर इंसान वोट नहीं कर सकता था। ज़्यादातर जो रिच होते थे जैसे ज़मींदार, राइट, या फिर और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे इंडियंस को, कम से कम जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे इंडिया के, उनको तो ज़्यादातर लोगों को नहीं दिया जाता था। जिनके पास कुछ हो वही वोट भी कर सकते थे। तो लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, तो सेल्फ रूल तो मिला ही नहीं। फ्लॉड इलेक्टोरल सिस्टम, मतलब गलत इलेक्टोरल सिस्टम इस्टेब्लिश किया हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा था, फेक हो रहा था। तो भले ही इलेक्शन हो रहे थे लेकिन गलत तरीके से हो रहे थे, तो इट वॉजेंट एक्सेप्टेबल। ब्रिटिश डोमिनेंस ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश की ही सरकार थी, कॉलोनियल पावर रूल कर रही थी उस वक्त इंडिया पे। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं अगेंस्ट ही, मतलब डिमांड ही यही करा था कि ब्रिटिश से इंडियन गवर्नेंस में गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करो, जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना पावर इंडियन गवर्नमेंट को दे देगी, क्योंकि इंडिया इंडियंस की कंट्री है ना कि ब्रिटिशर्स की, राइट। तो ब्रिटिश डोमिनेंस ज़्यादा था। तो अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि हमें छोटे मोटे मुद्दे दे दिए थे, जैसे लॉ इन्फोर्समेंट, लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस, ये सारे मुद्दे तो अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। हमारे पास क्या था? एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ और लोकल गवर्नमेंट, जिसका इतना कोई खास इंपॉर्टेंस था नहीं। इस पर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स ही रूल कर रहे थे, बस नाम नाम के लिए इंडियंस को अपॉइंट कर दिया गया था। इसके अलावा और क्या ड्रॉबैक्स थे कि लिमिटेड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थी, इंडियंस की ज़्यादा अथॉरिटी भी नहीं थी। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ये तो बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि फाइनेंस हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, लॉ इन्फोर्समेंट हो गया, बड़े बड़े ऑफिसेज में इंडियंस का कोई भी कंट्रोल ही नहीं था। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे तो इंडियंस कहीं आते ही नहीं थे, वहाँ पे कम्प्लीटली ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था। फेल टू ग्रांट फुल सेल्फ रूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक डिमांड, सबसे मेन जो इसकी डिमांड थी दैट वाज सेल्फ रूल, कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, लेकिन ये हमें वो भी नहीं दिला पाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमें फुल सेल्फ रूल नहीं दिला पाया। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, खान एम्बिशन रिसर्च लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए थैंक यू।